हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 8 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी NCERT बुक से लिए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन 1 पढ़िए। क्या कहता है, इन फिगर बॉय ए एंड बॉय बी शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड द राइट, यानी कि फोर्स देखो ये बच्चा भी लगा रहा है और ये वाला बच्चा भी लगा रहा है। अगर ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ये हमें बताना है। तो आप खुद देखो इसमें आपको क्या आंसर लगता है, कौन सा सही होगा। देखिए, क्योंकि ये राइट में मूव कर रहा है ओवरऑल हमारा बॉक्स, तो यहाँ पर जो ए बच्चा है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है बी से। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स, अ ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर ब्रिक को 3 तरह से रख दिया गया है, अलग अलग पोजिशंस में। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी। टेबल के ऊपर इस ब्रिक के द्वारा जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए क्या कहता है, मैक्सिमम एट पोजीशन ए। ऑप्शन बी देखिए, मैक्सिमम इन पोजीशन बी। और ऑप्शन सी देखिए, मैक्सिमम इन पोजीशन सी। और डी में देखिए, इक्वल इन ऑल केसेस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है प्रेशर की। तो प्रेशर बच्चों इंक्रीज हो जाता है जब एरिया डिक्रीज होता है। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब आप खुद देखिए, सी में देखिए कितना सारा एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बी में देखिए आपने कितना सारा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है इस ब्रिक ने। अब ए में देखिए सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है ब्रिक ने टेबल के ऊपर। सो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर लगाएगी ब्रिक कौन सी पोजीशन में लगाएगी, ए पोजीशन में लगाएगी। ये आपको याद रखना है, जब कभी एरिया डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। एक बॉल रोल कर रही है, मान लो ये बॉल है, ये रोल कर रही है और रोल करते करते ये धीमी हो गई, ठीक है। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और ये फाइनली रेस्ट में आ जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से फोर्स का एग्जाम्पल होगा। बच्चों आपको ये बात पता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, वहाँ पर हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि एक फील्डर ने बॉल को रोक लिया, एक फील्डर ने, है ना, या फिर किसी पर्सन ने, तो वहाँ पर मस्कुलर फोर्स भी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इस बॉल को किसी आदमी ने नहीं रोका है, अपने आप रुक गई है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, बूजो एंड पहेली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टेकिंग सिमिलर बल्ब। बूजो और पहेली ने सिमिलर बल्ब लिया है और एक एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एंड द सेल्स बट 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों के जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग है। मतलब देखो, बल्ब भी सेम है, सर्किट भी सेम है, बट इनका जो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है वो डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिए हमें पढ़नी होंगी सारी की सारी सिचुएशंस, क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। देखो बच्चों, मैं कहूँगा कि जब भी कभी आप आंसर दें तो सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लिया करें। एग्जामिनेशन में ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी का आंसर ना दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, दे फाउंड दैट द बल्ब इन अ सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली एज कम्पेयर टू द सेटअप बी। यानी कि ए का बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा चमक रहा है ए में। वहीं पर बी में वो इतना ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा। यू वुड कंक्लूड दैट, यहाँ से आपको क्या समझ आता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, ए पढ़िए, हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट सेटअप इन ए। ये कह रहा है कि ज़्यादा करंट बह रहा है, इसीलिए ए में जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और बी में इसका उल्टा लिखा हुआ है। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है हायर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द सेटअप बी। बी में ज़्यादा करंट बह रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, इक्वल करंट इज़ फ्लोइंग इन बोथ द सर्किट्स। इक्वल करंट फ्लो कर रहा है बोथ सर्किट में। देखो ऐसा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर है क्या ना, यहाँ पर ये है कि जो इन्होंने सॉल्यूशन ए और बी लिया है उसकी वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है।
ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है, इसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ए सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंडक्टिंग होगा, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करंट बह रहा है ए में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस, अगर हम डोर के हिंजेस पर ऑयल को अप्लाई कर देते हैं तो फ्रिक्शन का क्या होगा। देखिए ऑयल क्या होता है बच्चों, ल्यूब्रिकेंट होता है। क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट है ना, ल्यूब्रिकेंट होता है ऑयल। तो ऑयल एक ल्यूब्रिकेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई किया जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आएगा आंसर डिक्रीज, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर हमें सारे ऑप्शन पढ़ के समझाओ, ये समझ नहीं आ रहा। देखो इंक्रीज तो होगा नहीं फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वहाँ पर जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो एक ल्यूब्रिकेंट है और ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज़ करता है, तो डिक्रीज़ होगा। एक यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्पेयर ऑल टुगेदर, यानी कि गायब हो जाएगा एकदम से। देखो गायब तो हो जाएगा बट वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा जब वो ऑयल ख़त्म होगा, है ना। तो ये तो इसका हो नहीं सकता। एंड डी देखिए, विल रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रिक्शन हमेशा डिक्रीज़ होगा जब ल्यूब्रिकेंट यूज़ करेंगे, हैंस डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा ट्रू रहती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार डियर स्टूडेंट्स। ऑलवेज आएगा, समटाइम्स आएगा, अंडर स्पेशल कंडीशन आएगा या फिर नेवर आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना है, आपको मुझे कमेंट करना है ना। और जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। ओके, सो कमेंट कीजिए इसका आंसर, मैं देखता हूँ क्या आपका इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ध्यान से पढ़ना है ये, ऐसा नहीं है कि आप इसे ध्यान से ना पढ़ें और बस ऊपर ऊपर से पढ़ लें, ऐसा नहीं करना। ध्यान से पढ़ना है इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। मैं इसका पेन का साइज बिल्कुल छोटू कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बिल्कुल सही बात है। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस, बिल्कुल सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, देखो ये गलत बात है। लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वहीं पर साउंड जो होता है बच्चों, इसको सॉलिड और लिक्विड और गैस, 3 मीडियम के अलावा ये कहीं ट्रैवल नहीं करती। ठीक है। एंड 4 देखिए, साउंड ट्रैवल स्लोवर देन लाइट, बिल्कुल सही बात है। साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 के आसपास होता है, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ए सही है, बी भी सही है और फोर्थ भी सही है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भी नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये भी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है डी इसका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, चाफ से ग्रेन को सेपरेट करने वाली प्रोसेस को क्या कहता है, सबको पता है, इसको थ्रेशिंग कहते हैं ना, थ्रेशिंग यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में पास किया गया तो वहाँ पर चेंज इन कलर देखे गए सॉल्यूशन के। तो किस चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ दिखाता है, ये दिखाता है बच्चों, सीधी सीधी सी बात है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, एड्रीनलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, कौन से ग्लैंड के द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना एक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पर एड्रीनलिन हार्मोन है, ये प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है या फिर थायराइड हार्मोन होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी, एड्रीनल ग्लैंड। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ड में ही आंसर देना है। देखिए, आंसर इन 1 वर्ड और इन सेंटेंस, एक सेंटेंस या फिर 1 वर्ड में आंसर देना है हमको। देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ओपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। बॉडी अगर यहाँ जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगी, राइट जा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट लगेगी, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स राइट लगेगी, इस तरह से। ठीक है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज़ लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन में जो ये क्या हो, किससे बनती है लैटरल इन्वर्जन? ये आपकी बनती है बच्चों अक्सर प्लेन मिरर से बनती है, और यहाँ पर जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है मिरर में। ये होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। बाकी इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर पॉपअप हो रही है, आप इसे पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन या फिर डिफाइन फर्टिलाइजेशन। सब बच्चों को पता है क्या फर्टिलाइजेशन होता है, हर बच्चा जानता है। स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम यूजफुल? स्प्रिंकलर सिस्टम क्या कहाँ पर यूज़फुल होता है? अक्सर स्प्रिंकलर सिस्टम को देखा गया है कि कई जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि कॉफ़ी की खेती में भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई इज़ पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? देखिए पेट्रोलियम को जब रिफाइन हम करते हैं, समुद्र से जब इसे निकालते हैं, रिफाइनमेंट जो इसकी रिफाइनिंग जब इसकी की जाती है, उस समय ये ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। कैसा होता है? वैल्यूएबल, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ब्लैक होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कीमती होने की वजह से इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। किससे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजन जैसे कि जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? डिजीज़ कॉज करते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैथोजन में अक्सर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फंगाई, फंगी, फंजाई, जो बोलना चाहते हो बोलो, बट ये जो पैथोजेंस होते हैं ये डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ना यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी अभी से ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू अ लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको आंसर भी लिखना होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने ही है हर आंसर के। तो क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से आंसर दिया करो, अच्छे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है रॉकेट को फायर किया गया है आसमान की तरफ। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से 2 फोर्सेस लगेंगे उस रॉकेट के ऊपर जब वो उस लॉन्चिंग पैड को लीव कर रहा है। तो 2 फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? देखिए जब भी कोई चीज़ आसमान में जाती है, पहली फोर्स उसके ऊपर कौन सी लगेगी बच्चों? देखो वो आसमान में जा रही है, एयर में ऊपर जा रही है, तो एक तो लगेगा उसके ऊपर एयर का ड्रैग। क्या लगेगा? एयर का ड्रैग, एयर का ड्रैग, या फिर उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर आसमान में फ्लूइड फ्रिक्शन भी लग सकता है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन, आसमान में फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। अब बच्चे कहेंगे सर फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्लूइड तो सिर्फ पानी होता है। नहीं बच्चों, जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसको भी हम एज अ फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर या तो एयर ड्रैग आप लिखो या फिर सिंपल लिखो फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन तो वहाँ पर लगेगा पहला फोर्स। और दूसरा जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? हमारी अर्थ लगाती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन उस रॉकेट के ऊपर लगेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव लर्नड दैट द वाइब्रेशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। हमने इस चीज़ को समझा है कि वाइब्रेशन ज़रूरी होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। बट एक्सप्लेन वाई द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन नॉट बी हर्ड बाय अस। मतलब कि देखिए हमें ये बात पता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, सीधी सी बात है। पर हर ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन करता है वो उसकी हमें साउंड क्यों नहीं सुनाई देती? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इंसान की, ह्यूमन की एक रेंज होती है जिसे बोलते हैं हियरिंग रेंज। वो 20 हर्ट्ज से लेकर बच्चों कितने हर्ट्ज तक है? 20,000 हर्ट्ज तक है। 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम सुन सकते हैं। अगर साउंड की वेव की फ्रीक्वेंसी इससे कम या फिर इससे ज़्यादा हुई तो हम उसे नहीं सुन सकते। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? नेम 2 डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से? चिकन पॉक्स इसका आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोविड-19 इसका आंसर हो सकता है ना। ये इसके कुछ आंसर हैं, मतलब कि वायरस से होने वाली डिजीज़। एड्स इसका एक आंसर हो सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन इज़ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वायरस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों यही है कि वायरस जो होता है वो होस्ट की बॉडी में या फिर बैक्टीरिया की बॉडी में इसका हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन मैं दूंगा आप बच्चों के लिए, आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका आंसर लिखना है ANS ऐसे लिखकर क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसका ANS लिखकर ऐसे, फिर आपको इसका आंसर लिखना है 4 लाइन में या फिर 3 लाइन में, जो भी आपको लगता है सूटेबल है। मैं आपके क्वेश्चन को चेक करूंगा, आपके आंसर को आप कैसे लिख रहे हो, और आपकी कुछ गलती को भी मैं करेक्ट कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर खुद लिखिए, मैं चेक करूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई आर वैक्सीन सो इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए क्यों ज़रूरी होता है? देखिए क्योंकि बच्चा जब एज में बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके ऊपर कई सारे वायरसेस बैक्टीरिया अटैक करेंगे, तो उसकी बॉडी को पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसे वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन देने से बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और जब वो बड़ा होगा, एज में बड़ा होगा, तो उन बैक्टीरिया और वायरसेस को आराम से, आसानी से उसका इम्यून सिस्टम देख सकेगा, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा इन बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों को। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे चिकन पॉक्स के वायरसेस वैक्सीन लगते हैं, ठीक है, और इबोला का वैक्सीन लगता है, इबोला वायरस का वैक्सीन लगता है। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है ताकि जब वो बड़े हों तो उनकी एज के साथ, उनके साथ जो ये वाले वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कम से कम हो या फिर हो ही ना, ठीक है, इसलिए लगता है बच्चों को वैक्सीन। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज यू आर आस्क्ड टू परचेज अ गुड फ्यूल फ्रॉम द मार्केट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक यू वुड कीप इन द माइंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। यहाँ पर कह रहा है जब आप कभी बाज़ार जाएंगे और आपको बोला गया कि गुड फ्यूल खरीदो, अच्छा फ्यूल खरीदो, तो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। देखो बेसिकली उसकी 4 खासियत है ना, 4 खासियतें। पहला उसका ये हो सकता है वो कम्प्लीटली बर्न होना चाहिए, पहला ये हो गया कम्प्लीटली बर्न होना चाहिए। दूसरा वो कम से कम पॉल्यूशन फैलाए। तीसरा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या फिर जितना वो अमाउंट में जलता है उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिले, मतलब थोड़ा जलाने के ऊपर हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। और चौथा उसका इग्निशन पॉइंट या फिर जो उसका जलने का पॉइंट होता है वो लो होना चाहिए। ये इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और 5वां हो सकता है वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। और छठा हो सकता है कि वो आसानी से ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए। ना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, हमें इनमें एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को अलग करना है। एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं? जो ख़त्म हो सकते हैं बाय मैन मेड, और इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब कभी ख़त्म कौन कौन सा नहीं होगा वो हमें देखना है, और ख़त्म कौन कौन सा हो जाएगा देखना है। देखो एयर जो होता है क्या वो कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। कोल जो होगा डियर स्टूडेंट्स ये ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल गैस ख़त्म हो जाएगी। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। मिनरल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉरेस्ट ख़त्म हो सकते हैं, ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो ख़त्म हो जाते हैं वो कौन से हैं? एग्जॉस्टेबल। जो ख़त्म नहीं होते वो कौन से हैं? इनएग्जॉस्टेबल। तो यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब इसे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द फ्लूइड हैव स्पेशल शेप। क्यों होती है उनकी स्पेशल शेप? स्पेशल शेप इसलिए होती है जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, वो फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग प्रोड्यूस होता है, ड्रैग या फिर उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको ओवरकम कर सके और स्मूथली मूव कर सके, इसीलिए उनकी स्पेशल शेप होती है ना, आसानी के साथ वहाँ से मूव कर ले, कम से कम उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगे जिससे आसानी से मूवमेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेंशन द इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर एक तो टाइप ऑफ सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ सरफेस की, यानी कि जो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव कर रहा है उसका सरफेस कैसा है। अगर रफ सरफेस है यानी खुरदुरा सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरा यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एरिया बस थोड़ा सा कांटेक्ट में आता है सरफेस के, और किसी का बहुत सारा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा एरिया वाले ऑब्जेक्ट में होगा। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और भी से कुछ फैक्टर हैं वो आपको देख लेने हैं, बाकी यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकंड, गिव रीज़न। स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक। स्पाइक के साथ क्यों यूज़ करते हैं शूज़ को स्पोर्ट्समैन? ताकि ज़्यादा ग्रिप मिल सके, वो ग्राउंड के अंदर अच्छी तरह अपनी पकड़ बना सकें, ज़्यादा वहाँ पर ग्रिप मिल सके इसलिए। दूसरा,
पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड। पाउडर को स्प्रिंकल क्यों किया जाता है कैरम बोर्ड के ऊपर? इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि वहाँ पर जो सरफेस है उसकी रफनेस कम हो जाए, और जब सरफेस की रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जब कम फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पर स्मूथ मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? स्मूथ मोशन। बहुत आसानी के साथ जो कैरम बोर्ड के अंदर गोल गोल वो होती है, बहुत आसानी से वो मूव कर सकेंगे इसलिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पॉइंट, ट्रेडेड टायर्स आर यूज्ड इन कार्स एंड बुलडोजर। जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं, ट्रेडेड टायर्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से उनमें ऐसे होता है डिज़ाइन, उसे बोलते हैं ट्रेडेड टायर्स, है ना, ट्रेडेड टायर्स। अब इससे क्या होता है, जब ट्रेडेड जो टायर होते हैं इससे क्या होता है, टायर की रफनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रफनेस, यानी कि खुरदरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा खुरदरा होगा तो ये सरफेस के ऊपर चिपक के चलेगा। गाड़ी, ट्रक जो है, जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह हैं, ये अच्छी तरह चिपक के चलेगा और वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना, और ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से अच्छी ग्रिप मिलेगी, और अच्छा ग्रिप होने की वजह से वो गाड़ी अच्छे से बैलेंस में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, रोड के साथ अच्छी तरह चिपक के चलेगी, स्लिप नहीं होगी, इसीलिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है डियर स्टूडेंट्स। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बता देता है कि पर्टिकुलर बॉडी के अंदर चार्ज है या फिर नहीं है। चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बारे में बताने वाला जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, आपको ये बना लेना है और इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, अ क्रैकिंग साउंड इज़ हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ योर स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। विंटर्स, देखो आपको पता है विंटर चल रही हैं, और जब कभी हम अपनी स्वेटर वगैरह निकालते हैं तो क्रैकिंग साउंड आती है। अब वो क्यों आती है? देखो कई बार क्या होता है बच्चों, जो हमारी शर्ट और वो जो हमारी स्वेटर होती है उसमें क्या होता है, अब हम नॉर्मली उसे पहने हुए रहते हैं तो उसमें रबिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रबिंग। बार बार हाथ लगाते हैं ना हम, उसको शरीर के साथ टच होती रहती है, तो रबिंग की वजह से स्वेटर के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब हम उसे निकालते हैं तो चार्जेस आपस में टकराते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वहाँ पर हमें स्पार्किंग साउंड प्रोड्यूस होती दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? चलिए आपको इसका आंसर देते हैं, कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो मेल होता है उसको बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है, जबकि फीमेल को बनने के लिए एक्स और एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है, मेल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। एक के पास होता है एक्स क्रोमोसोम और एक के पास होता है बच्चों वाई क्रोमोसोम। ये दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल। वहीं पर फीमेल का जो ओवम होता है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, तो फीमेल से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है। तो मान लो एक ओवम प्रोड्यूस हो गया, दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, तो एक मान लो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम आ गया। अब देखो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर एक्स और एक्स बनेगा, और एक्स एक्स बनने से क्या बनता है बच्चों? गर्ल बनती है ना, फीमेल बनती है। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्या केस हो सकता है कि जो ये वाई स्पर्म है ये एक्स के साथ इस ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा, है ना, एक्स वाई। और एक्स वाई क्या होता है बच्चों? ये बॉय होता है। तो इस तरीके से सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन किया जाता है। हालांकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बॉय और गर्ल इन दोनों का जो रेशियो है परसेंटेज के बेसिस पर वो क्या आता है? 50% आता है, यानी 50% चांस होते हैं गर्ल होने के, 50% चांस होते हैं बॉय होने के, यानी बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रॉड्स ऑफ द सेम वेट, दोनों रॉड्स का वेट सेम है, लेंथ भी सेम है, बट हैव डिफरेंट थिकनेस, दोनों की थिकनेस डिफरेंट है, अलग अलग थिकनेस है, ए और बी की देख सकते हो, थिकनेस अलग अलग है। दे आर हेल्ड वर्टिकली, दोनों को वर्टिकली रख दिया गया है सरफेस ऑफ द सैंड से। अब हमें बताना है क्या होगा, कौन सा जल्दी सिंक होगा, विच विल सिंक मोर। देखो क्योंकि बी का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत लेस है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, और दोनों का वेट भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा जल्दी धंस जाएगा। कौन सा? बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन, 3 तरह के कंबशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रैपिड कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और एक्सप्लोजन होता है। 3 तरह का होता है। रैपिड कंबशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, फास्ट होता है और थोड़े एरिया में होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन बिना किसी ह्यूमन कॉज के अपने आप होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स। एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट और साउंड एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे कि जो बम पटाखे वगैरह फूटते हैं, बॉम्ब वगैरह जो गिराए जाते हैं वॉर्स में, वो सभी एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल हैं। तो 3 तरह के कंबशन होते हैं, आपको याद होंगे ये सब। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल तो इसका फ्रॉग आ जाएगा, है ना, सबको पता है। वहीं पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? देखो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्रॉग पास पास आ जाते हैं। यहाँ पर मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे ओवम छोड़ दिए जाते हैं पानी में ही, और वो आपस में वाटर करंट के साथ वो क्या कर लेते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी यहाँ पर जो जाइगोट है वो बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन की क्या क्या एग्जाम्पल हैं? देखिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पर आपको आंसर थोड़ा लॉन्ग लिखना होगा। ऐसा ही नहीं है कि आप बस थोड़ा सा आंसर लिख दें और ख़त्म हो जाएगा, नहीं। पहले आपको रिफॉरेस्टेशन डिफाइन करना, व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन? द अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब कि जिस फॉरेस्ट को हमने तबाह किया था, निस्तो नाबूद किया था, क्लियर किया था, उसमें हम उसी तरह के पेड़ लगाएंगे, उसको वापस से खड़ा करेंगे, उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखो जो डिफॉरेस्टेशन के नुकसान थे ना, उन सभी को अपोजिट कर दो, उल्टा लिख दो, मतलब उनका उल्टा मतलब लिख दो, तुम्हें रिफॉरेस्टेशन मिल जाएगा। क्या क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन से फ्लड वगैरह आ जाते हैं, रेन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, या फिर सॉइल इरोजन हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से। तो रिफॉरेस्टेशन करने की वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। वाटर साइकिल दोबारा से अच्छी हो जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो बहुत सारे रिफॉरेस्टेशन के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए नेम द फॉलोइंग। द फर्टिलाइज्ड एग, इसको क्या बोलते हैं? सबको पता है, जाइगोट बोलते हैं, है ना, जाइगोट बोलते हैं। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें ऐसी आएगी क्योंकि थोड़ा मैं फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ओविपेरस और विविपेरस आपने सुना होगा, है ना, ओविपेरस विविपेरस आपने सुना होगा। तो विविपेरस इसका आंसर आएगा, विविपेरस, विविपेरस इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? ये आपको खुद मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं पेट्रोलियम के, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10। उसका आंसर मैं चेक करूँगा आप लिख रहे हो या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर खुद से लिखते हो, और अगर आपके आंसर में कोई दिक्कत गलती होगी तो मैं उसको चेक करूँगा और आपका आंसर भी सही कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको हार्ट तो दूंगा ही दूंगा। नाव यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 यहाँ पर क्वेश्चन है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है ना बच्चों, आपको अपना आंसर बहुत ज़्यादा पॉइंट में और अच्छी तरह प्रेजेंट करना होता है। अब देखिए, गिव एग्जाम्पल टू शो फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फो। फ्रिक्शन हमारा दोस्त है और दुश्मन भी है, दोनों चीज़ें लिखनी है। यानी कि इसमें हमें एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, क्या कैसे देना है इसका आंसर? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रिक्शन को कैसे आप दोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बनाना है कॉलम, और आपको कॉलम बनाकर कुछ ऐसे लिखना है। यहाँ पर लिखना है फ्रिक्शन एज फ्रेंड, और यहाँ पर फो। ठीक है, फिर यहाँ आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट अलग अलग और ऐसे लाइन खींच लेनी है। इस तरह से लाइन खींच लेनी है, बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर, है ना, साफ़ सुथरा आंसर लगेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्यों फ्रेंड होता है, क्यों फो होता है? देखो फ्रिक्शन जो हमारा दोस्त इसलिए होता है, हमें मोशन करने में हेल्प करता है, चौक से लिखने में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है फ्रिक्शन। फो क्यों होगा, दुश्मन क्यों होगा? दुश्मन इसीलिए होगा, हमारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है और कपड़े वगैरह फट जाते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक बार मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप इन्हें एक बार याद कर लेना। ज़्यादा टफ नहीं है बट आपको याद होना चाहिए। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको डेफिनेशन भी लिखना ज़रूरी है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए।
सो आपने आई होप यहाँ पर देख लिया होगा, लिख लिया होगा, इसका आंसर समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा कि फ्रिक्शन फो क्यों है और हमारा फ्रेंड क्यों है। फ्रेंड मतलब कि दोस्त, फो मतलब दुश्मन, ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, हाउ डज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हियरिंग। देखिए आउटर ईयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारा आउटर ईयर हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर ऑडिटोरी कनाल होती है, ऑडिटोरी कनाल के लास्ट में यहाँ पर ईयर ड्रम होता है। तो साउंड वेव्स को रिसीव किया जाता है हमारे आउटर ईयर पिन्ना के द्वारा, और आउटर ईयर का जो आखिरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं ईयर ड्रम। ये मस्कुलर पार्ट होता है, यहाँ पर जाकर ये जब यहाँ पर साउंड वेव्स आती हैं तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता है हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमें क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो साउंड वेव्स वाइब्रेशन की तरह हमारे कानों में आती है, और कानों में आकर ये एयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। ये एयर ड्रम वाइब्रेट होकर मिडल ईयर के अंदर जो 3 बोन्स होते हैं उन्हें भी वाइब्रेट करवाता है, और वो 3 बोन्स फर्दर हमारी ऑडिटोरी जो नर्व होती है उसमें अपने सेंसेशंस को पहुंचा देती हैं और हमें सुनने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है, ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। साउंड वेव्स को जो कलेक्ट किया गया था पिना के द्वारा उनको ये रिसीव करता है और वाइब्रेट करने लग जाता है, और हमारी मिडल बोन्स के पास उन वाइब्रेशन को पहुँचा देता है जो हमें सुनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्ट इन अ गिवन सर्किट में कॉज मैग्नेटिक निडल इफेक्ट, ऑल्सो लेबल द डायग्राम। यहाँ पर कह रहा है 3 ऐसे लिक्विड बताओ जिन्हें हम टेस्ट करते हैं किसी सर्किट में और वो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करा सके। यानी कि देखो जो 3 सॉल्यूशन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में पास होने देते हैं। अब अच्छे इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होगा टैप वाटर, यहाँ पर हो सकता है टैप वाटर आप ले सकते हो, है ना। उसके अलावा टैप वाटर के अलावा आप यहाँ पर ले सकते हो लेमन जूस, आप ले सकते हो लेमन जूस, आप ले सकते हो लेमन जूस के अलावा आप यहाँ पर CuSO4 डाल सकते हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल सकते हो, ये भी अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकते हैं, और आपको पता है जब कभी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा, क्वेश्चन कहा देखो क्या है, सेकंड पार्ट, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन। एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। ये बहुत ज़्यादा बारिश में इलेक्ट्रिशियन क्या आपके घर में इलेक्ट्रिकल रिपेयर करने के लिए आ सकता है, उसको कुछ दिक्कत तो नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर में एंटर होता ही वो प्योर से इम्प्योर बन जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से वो जो डिस्टिल्ड वाटर आसमान से गिरता है ना वो पॉल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और पॉल्यूटेड वाटर क्या है जो बच्चों, ये हमारे लिए इम्प्योर वाटर है ना, और इम्प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बनाकर देखना होगा। नाउ डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट फंक्शन ऑफ आइरिस एंड रेटिना। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको बना कर देख लेना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ पर आइरिस और रेटिना का हमें फंक्शन बताना है। देखो आइरिस क्या करता है और रेटिना क्या करती है। रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन का काम होता है, वहीं पर आइरिस क्या होता है, आइरिस जो होता है बच्चों ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और जब ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है तो हमारी आंखों में कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए, उस चीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, क्योंकि ये प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो रेटिना में आपको याद रखना है, रेटिना के पास यहाँ पर ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है इसके थ्रू, और वहाँ पर रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिन में और रात में देखने में हेल्प करते हैं। रात में मतलब कि डिम लाइट में, ठीक है। तो रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना में, याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आइज़। आपको बताना आपको अपनी आंखों की कैसे केयर करनी है। तो बच्चों केयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ज़्यादा फ़ोन वगैरह ना चलाएं, जो डिस्टेंस होता है आपको किसी चीज़ को पढ़ने का वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर हो, और आपकी आंखों में जब भी कुछ चला जाए तो आपको उसे ठंडे पानी से धो लेना है। इस तरह के कुछ केयर होते हैं, और सही आपको चश्मे वगैरह पहनने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मज़ा आया इसको सॉल्व करके बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा है तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन और इसका PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बट डियर स्टूडेंट,
अगर आपके पास कोई बुक परचेज़ आपने नहीं करी हुई है, अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो क्लास 8 साइंस के रिगार्डिंग, तो मैं आपको ये ओसवाल वाली बुक रिकमेंड करूँगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, हर चैप्टर की समरी रहती है, एवरीथिंग इसमें रहता है, मतलब हर चीज़ इसमें यूज़फुल है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।